फिजिकल होने के लिए इतना ज़्यादा, मतलब उस बंदे को बीमारी था, सिर्फ फिजिकल ही होना है। बात बाकी उसको कमाना खटाना कुछ भी नहीं, उसको बस फिजिकल, सिर्फ फिजिकल। दिन में 10 बार दे दो, जितना हो जाए उतना, मतलब वो नशा करता था। मतलब मुझे लग रहा था ना कि अब हम क्या करें, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जीने का कोई हक, मतलब इतना गंदा लाइफ किसी का होता है क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता था बिरयानी क्या होते। हम बोले ना कि हम नहीं कर पाएंगे, बताइए कमर में हाथ लगा रहा है, बताइए हाथ पकड़ रहा है, ये हीरोइन बनने वाली लगती है। ऐसा हीरोइन को नहीं, इसी कारण से चप्पल खाना पड़ता है। ये घर में जाएगी, पति से 4 चप्पल खाएगी, वही इसके लिए ठीक है। भगवान के लग में रोती थी, मुझे सिखा दो ना, कोई नहीं सिखा रहा है मुझे। एक दुर्गा माँ का मूर्ति घर में रखे हुए, उनके पास हम हमेशा सारी बात उन्हीं से ही करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएमएस की बातें। आज भी के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी उसी जॉनरा में काम करते हैं जिस जॉनरा में मैं हमेशा से आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराता आया हूँ, उनके बारे में बात करता आया हूँ। फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो यूट्यूब पे वाइन्स वगैरह जो वीडियोस होती हैं उनकी तरह एक फीमेल आर्टिस्ट हैं, और उनका सॉन्ग भी आता है, सॉन्ग भी आने वाला है, पहले भी कर चुकी है। एक फीमेल आर्टिस्ट है, एज एन एक्टर एंड एज अ यूट्यूबर कह सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी बताओ, जैसे बिगिनिंग से, शुरुआत से, कि आपका बचपन कैसा रहा और अभी तक आप यूट्यूब की जर्नी के बीच में क्या क्या घटा, उसमें कोई मेमोरेबल पार्ट, यादगार पल। और बचपन से शुरू करते हैं, कैसा शुरुआत हुई, कैसा स्ट्रगल रहा? बचपन से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। शॉर्टकट में बताइए, छोटा छोटा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, मतलब जो कल्पना नहीं किए होंगे वहाँ तक स्ट्रगल है। जैसे बताइए। जैसे कि पापा अच्छे नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, और मम्मी है तो वो अपना काम करके हम लोगों का पेट पालती थी। जब लास्ट मोमेंट आया तो मम्मी के सिर में ब्रेन ये हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसके बाद हम लोग पूरा बिखर गए। एक बहन तो थी, तो उसका गांव में होता नहीं कि कम एज में ही 12 साल में 11 साल में ही शादी कर दिया जाता है, तो बड़ी वाली दीदी का तो 11 साल में शादी हो गया। उसके बाद गांव में आप अक्सर देखते होंगे कि लोग बेटा के लिए बहुत तपस्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अक्सर जो गरीब होगा वो बेटी के लिए कम और बेटा के लिए बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो हमारे घर में शुरू से था कि हम लोग अपन किधर भी भटक रहे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि बेटा चाहिए तो चाहिए। होता नहीं कि बेटा अगर कहीं से भी कुछ भी करे तो वो बेटा है, लेकिन बेटी के लिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो एक भाई हुआ था सबसे छोटा, 4 बहन पर से बहुत मन्नत दन्नत से। तो हम लोग अपना इधर उधर काम करते थे, लेकिन मेरे भाई पे पूरा फोकस किया जाता था कि वो पढ़े। बेटी लड़की क्या करेगी पढ़ के, वो तो चूल्हा में आँच ही लगाएगी, इस टाइप से बोला जाता था। नानी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम काज करवाती थी, मतलब उस टाइप का फैमिली ही नहीं था। फिर उसके बाद खाने पीने का इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ कि हम बचपन से ही, मेरी मम्मी किसी के यहाँ रख दी। एग्जैक्ट काम करते थे अपना, झाड़ू पोछा वगैरह। और उसके बाद जैसे ही 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, तो मम्मी के दिमाग में आया कि आजकल तो गांव में लड़की लोग भाग जाती है, कम ही एज में नहीं होता है, किसी के साथ भी भाग गई तो कोई है नहीं तो मम्मी को ताना मारेगा। तो इस वजह से मम्मी सोची कि शादी कर देते हैं। तो बहुत पहले से ही, मतलब 12-13 साल से ही किसी की शादी करना है, लेकिन मेरा कहना था कि हम जो गांव में जिस हिसाब से माहौल देखते थे ना कि किसी का हस्बैंड पी के आ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो और पापा को भी हम यही काम करते हुए, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था कहीं मेरे साथ भी होगा तो हम क्या करेंगे। अभी तो खैर हम काम कर रहे हैं तो चल रहा है, तो हम सोचे कि हमको तुम पढ़ाई भी नहीं हो कि पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं 10 बच्चा को ट्यूशन पढ़ा के अपना पेट पाल सकते हैं। कल हो कि अगर मेरे हस्बैंड खराब मिल गए, अगर मारते हैं पीटते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए लाइफ में कुछ भी आप कम पेट खाना खाइए, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा। तो वही है, पढ़ने का सपना मेरा बहुत ज़्यादा था कि हम भी पढ़े लिखे, हम भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन ये सारे सपने नहीं पूरे हुए। काम किए, 15 साल के हुए, मेरी मम्मी शादी कर दी, शादी सक्सेस हुआ नहीं। शादी हो गई आपकी? जी, शादी हुई। तो क्या आपको देखने में क्यों नहीं आपको लग रहा है कि आप शादीशुदा हैं? अब पता नहीं, शायद भगवान को यही मर्जी था कि अगर देखने में लगते तो शायद अगर हम यहाँ पर भी बैठे हुए नहीं होते। अच्छा, ऐसा इसी वजह से। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आखिर कुछ ना कुछ खराब होता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए ना। हाँ। एग्जैक्ट आप देखिए, अगर कोई भी गरीब होता है
तो अगर गरीब टाइप से हुलिया बनाया है तभी आप उसको गरीब समझिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हम अपने आप को एकदम मेंटेन में रख रहे हैं, हाँ। साफ है, अच्छे कपड़े पहने, आपके सामने हंस रहे, तो उसके अंदर का दर्द आप नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते बिल्कुल। यही चीज़ है। हमारे अंदर कितना दर्द है, हमारे साथ क्या बीता है, ये तो किसी को नहीं ना लगेगा। कोई भी देखेगा कहेगा ये इतनी अच्छी तो है, अच्छे घर से तो होगी। कोई मेरे पीछे का ही समझ पाएगा कि मेरा क्या है क्या नहीं। वही चीज़ें हैं। तो मतलब आपकी जो आप ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई? शादी एकदम सक्सेसफुल नहीं हुई। हाँ। और मुझे मतलब एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे जीना नहीं चाहिए। अच्छा। हम 2-3 बार सुसाइड करने का भी कोशिश किए थे। एग्जिट फांसी लगाने गए, गिर गए, नहीं हुई। मेरे हस्बैंड हमको सल्फास खिलाए थे, लेकिन फिर भी हम वेंटिलेशन पर जाकर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इलाज वगैरह चला। मेरी मम्मी लेकर गई, वो भी ऑटो इतना स्पीड में चल रहा था, जबकि मेरा नरी जो होता है पूरा बैठ चुका था। वहाँ पे भी इलाज हुआ और वहाँ से भी हम बचे हैं। उसके बाद हैरानी की बात ये आया कि सब कोई डिसीजन किया कि तुम लड़का को छोड़ दो। शुरू से हम ये चीज़ देखे थे कि अगर हम लड़का को छोड़ देते हैं तो फिर हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं। होता क्या है कि गांव में समझाया नहीं जाता है कि बेटी को हमेशा झुक के रहना चाहिए। तो यही सब बचपन से यही सारी चीज़ें मेरी मम्मी सिखाई थी, दिमाग में यही फिट था कि मम्मी को सब हंसेगा, इज्जत चला जाएगा, तो फिर हम अब जाएंगे कहाँ। तो यही सारी चीज़ें सोच सोच कर मैं 2 साल तक उस शादी को झेली। मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, घर में बंद रखा जाता था, लेकिन मैं अपनी मम्मी को, जब ब्रेन ट्यूमर था ना, उस वजह से मैं उसको कुछ भी नहीं बताती थी। कभी भी मतलब मुझे लगता था ना अगर हम बताएंगे ना तो मम्मी को कुछ हो जाएगा, डर था इस बात का। हाँ, इस बात का डर था, इस वजह से मैं बताती नहीं थी। मुझे भूखे रखा जाता था। मेरा भाई रक्षाबंधन के समय आता था राखी बांधने, तो मेरे घर में कुछ भी नहीं रहता था खाने के लिए, चाहे भाई को खिलाने का। हाँ, कुछ भी नहीं। तो हम किसी को किस मुंह से पूछेंगे कि आप बैठो, हम चाय लेकर आती है, नाश्ता लेके होता है ना, तो हम पूछते ही नहीं थे डर के मारे। तो अपने भाई को, वो भी बगल वाली जो रेंटर थी, उनसे चीनी मांग करके राखी बांधे थे, वो भी धागा बांधे थे, सिर्फ राखी भी खरीदने का पैसा नहीं था, और उसको चीनी खिलाया। भाई को क्या समझा रहे हैं कि रास्ता में राखी खरीद के बांध लेना, घर जाना ना, तो मम्मी को नहीं बोलना कि हम तुमको चीनी खिलाएं। और मेरा भाई वो चीज़ को निभाया भी, मैं ही बोला जाके। बहुत दिनों तक मम्मी को पता नहीं चला कि उनको मार लगता है या बहुत सारी चीज़ें होती है। जब पूरा मोहल्ला जब हैरान हो गया, तब मेरी मम्मी को मोहल्ला से कॉल गया, जिस रूम में हम रेंट पर रह रहे वहाँ से, कि आप किस पागल से शादी कर दी कि आपकी बेटी को रोज़ मारा जाता है, खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है, ऊपर से पेट में एक बच्चा भी डेट किया हुआ है। उसको लेकर हम 1 साल तक डेट किया हुआ बच्चा रह रहे हैं। डेट किया हुआ बच्चा 1 साल से 1 साल तक हम ले रह गए हैं। और पूरा मतलब पॉइजन फैल गया, देह पूरा एकदम गल चुका था, हरा हो चुका, मतलब लास्ट मोमेंट था। लेकिन फिर भी नहीं बता रहे। 1 साल तक आप सरवाइव कर गए, यही बहुत बड़ा मतलब वही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन रेंटर लोग देख रही थी बड़े हो क्या रहा है। और घर में जो चीखते चिल्लाते थे, जो मारता था, तो पूरा मोहल्ला आता था। हाँ। बचाने के लिए। एज भी कम था। हाँ। उस हिसाब से मेरी मम्मी को कॉल गया। जब लास्ट पूरा हो गया, डॉक्टर भी मेरी मम्मी को बोली, मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा शोषण किया जाता था ना, इतना ज़्यादा फिजिकल होने के लिए, इतना ज़्यादा, मतलब उस बंदे को बीमारी था, सिर्फ फिजिकल ही होना है, बाद बाकी उसको कमाना खटाना कुछ भी नहीं, उसको बस फिजिकल, सिर्फ फिजिकल। दिन में 10 बार दे दो, जितना हो जाए उतना, मतलब वो नशा करता था। नहीं, इस टाइप की बीमारी भी होती है, निम्फोमेनिया कहते हैं इस टाइप के लोगों को, जिनको बीमारी होती है कि उन्हें सिर्फ सेक्स के बारे में नजर आता है, सिर्फ वही चीज, सिर्फ वही चीज होता था। और उसके कारण डॉक्टर मुझे मना कर दिया था कि आपका एज कम है, आप दूर रहिएगा, क्योंकि वो मेरे पापा के एज के लगते थे। मतलब एज इतना डिफरेंस था ना, उनके साथ कहीं भी जाते थे, पापा है आपके, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, पापा है आपके, शर्मिंदगी भी फील हो रही है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, फिर भी मैं इस चीज़ को झेली। तो हुआ मतलब क्या कि मम्मी बोलती, बीमारी भी थी, वो सिर्फ सेक्स के बारे में सोचते थे, एज भी ज़्यादा थी, वही चीज़ चाहिए। मतलब पूरी लाइफ में आप देख सकते हो कि पूरी लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसके बाद मुझे जेंट्स से ही डर लगने लगा। किसी भी जेंट्स के पास जाते थे मुझे डर लगता था।
वो डर बैठ गया उसके अंदर आप में? हाँ, एकदम डर बैठ गया था। मम्मी बोली उसको छोड़ दो, दूसरा शादी करा देते। फिर मेरे माइंड में है कि दूसरा शादी होगा, वो भी मेरे साथ यही करेगा, उनको शादी करना ही नहीं है। फिर माइंड में ये भी चल रहा है कि फिर हम करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ। फिर उसके बाद सब कोई जब सलाह दिया कि छोड़ देने में भला, इस लड़का के साथ तुम ज़िंदगी नहीं काट सकती हो, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद माइंड होता नहीं कि आपको फीट आ रहा है, चक्कर आ रहा है, टेंशन के मारे आप सो नहीं रहे, आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, एक पागलपन सा। आप कहीं भी, आपको कहीं भी मन नहीं लग रहा है। सब जगह आप सोच रहे हैं कि आखिर मेरा भविष्य क्या है, कहाँ जाना है, क्या रास्ता है, क्या करूँगी मैं, एगो बच्चा को लेकर कहाँ भटकूंगी मैं। मेरी मम्मी बोली थी बच्चा को हटा देने के लिए, दूसरा शादी करने। तो उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब? प्रेग्नेंट थे जब आपने उनको छोड़ा? हाँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने इतना मारा कि वो बच्चा ख़त्म हो गया। वो भी ख़त्म हो गया? हाँ, जो लड़का था। हाँ। 10 दिन से मरा हुआ बच्चा पेट में था और मुझे पेट में पेन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं उसे बताने जा रही हूँ तो मुझे मार रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए थे, मम्मी ही लेकर गई, तो बोला कि बच्चा तो चोट से मरा हुआ है। फिर उसके बाद उनके ऊपर केस भी हुआ, मेडिकल FIR भी हुआ, सब कुछ भी हुआ। वो सीधा मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि आप दान कर दिए हैं ना, हम इसको मारे चाहे पीटे, आपको क्या मतलब है। फिर भी मम्मी बोली कि मेरी बेटी को छोड़ देने के लिए हम शादी दूसरे जगह करेंगे। लेकिन मेरा डिसाइड ये था कि हमको शादी नहीं करना है। अगर इसको छोड़ेंगे तो दोबारा किसी से शादी नहीं करेंगे। हाँ। अगर शादी भी करते हैं तो क्या वो इंसान मेरे बच्चा को क्या अपनाएगा? गारंटी है कि वो भी ठीक होगा? मेरे बच्चा को नहीं अपना पाएगा। मेरी एक जो अभी बेटी है उसको तो अपना नहीं पाएगा। फिर उसके बाद छोड़ने के बाद पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत है। आप जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? अगर आप किसी दुकान में भी अगर आप काम करने जाते तो आपसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो मांगा ही जाता है। हाँ। फिर हम वो कहाँ से लाएंगे कहाँ से? दूसरा बात, ना ही बचपन में माँ बाप के द्वारा अच्छी परवरिश मिली, ना ही वो पढ़ी लिखी थी, ना ही उनका विवाह हुआ तो किसी अच्छे इंसान से हुआ। उसने घरेलू हिंसा इतनी की कि 2 बार उनका मिसकैरेज हो गया, घर में ही बच्चा मर गया। इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी आज वेल स्टेब्लिश्ड हैं और एक अच्छे मुकाम पर हैं। आगे देखते हैं। लाइफ यार बहुत ट्रेजेडी वाली होती है यार, लोगों के लाइफ में इतना कुछ भरा हुआ है ना संघर्ष, कि वो बताएंगे तो लोग रो पड़ेंगे। आगे आपने बताया कुछ? आगे यही है कि कॉस्मेटिक दुकान में गए कुछ दिन, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि कितना तक पढ़ी लिखी। बोले 1 भी क्लास नहीं। मुझे काम मिला तो हम बोले मैम आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे आप पैसा कम देना, लेकिन आप मुझे सिखा दो। तो बोली कि रेट देखने आता है? हम बोले नहीं, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ी लेकिन मुझे क्या पता रेट कहाँ पे होता है। और जो लड़की कभी भी, गांव की लड़की घर से बाहर नहीं निकली, उसको क्या पता कि कहाँ पे क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था बिरयानी क्या होते हैं। जब मुझे एक आदमी कहा कि बिरयानी खाओगी, तो हम कहे बिरयानी क्या होता है। मुझे फर्स्ट बार बिरयानी मिला था तो एक नहीं होता है गाँव का, फर्स्ट बार मुँह में डाले तो हम उल्टी किए थे। अच्छा। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं क्या खा रही हूँ। बिरयानी का मतलब मुझे पता नहीं, मुझे मॉल का मतलब नहीं पता था कि मॉल क्या होता है, वहाँ पे क्या चीज़ मिलता है। कभी मैं लिफ्ट नहीं चढ़ी हुई हूँ। लिफ्ट पे तो आज भी मैं नहीं चढ़ती हूँ, सीढ़ी वाला जो लिफ्ट होता है, क्योंकि उस पर मैं गिर जाती हूँ, पैर नहीं रख पाती। एस्केलेटर। उस पर मैं नहीं चढ़ पाती हूँ। लेकिन पकौड़ी फैक्ट्री में गए काम करने, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी लड़की खैनी खा रही है, खैनी बना कर दे रही है, काम भी कर रही है झोंक में। वहाँ पे सारी चीज़ें देखी ना, तो मम्मी को आके बोले वहाँ पे लड़की लोग खैनी खाती है, हम नहीं जाएंगे काम करने, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप जब 10 आदमी के बीच में जाते हैं या 10 आदमी लेबर कास्ट की तरह है, तो आपको भी लोग लेबर कास्ट की ही नज़रिए से देखेगा, अपने साथ की समझते हैं। उसके साथ लोग मजाक करे तो हमारे साथ भी लोग आकर के मजाक करें, लेबर क्लास के लोग। तो हम कह रहे हैं कि मतलब कहाँ फंस गए, आखिर हम जाए कहाँ। वहाँ पर भी कुछ दिन काम किए, हमको मन नहीं लगा, वहाँ पर भी छोड़ दिए। फिर कुछ दिन बाद पार्लर में गए, तो पार्लर में सर्टिफिकेट चाहिए, और कोई अपना आँख नहीं छूने दे रहा है, कोई अपना आईब्रो में टच नहीं करने दे रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे? आप सीखे हुए जब तक नहीं हो कोई काम, तो कोई भी कस्टमर आपको टच करने, वो हमेशा चाहेंगे जो मेन है उन्हीं से हम अपना काम करवाएं। सीखने नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, वो आपके अपने ऊपर प्रैक्टिस थोड़ी करवाएगा किसी अनाड़ी आदमी से। हाँ, वो करने ही नहीं देते था, टच नहीं करने देता था। उसके बाद उधर से ये सारी जो संघर्षमय जीवन गुजरा, ये जो स्ट्रगलिंग लाइफ गुजरी, इससे YouTube के अंदर में आपका पहला कदम कब आया और कैसे पड़ा? इसका भी है, बता रही हूँ।
जब मैं दुकान पे ही काम कर रही थी तो मैं सारा दिन टेंशन में रहती थी, क्योंकि छोटी सी बच्ची को आप छोड़ के जाते थे जब वो दूध पीती थी। तो दूध पीती हुई बच्ची को आप कहाँ छोड़ के जाते थे? मम्मी पे। अच्छा। मम्मी पे ही छोड़ के जाते थे। तो होता क्या था कि बच्चा आपका बीमार है 103, हम तो खट रहे अक्सर बच्चे के लिए ही ना काम कर रहे हैं। अगर मुझे उसके लिए आप टाइम नहीं दे रहे तो फिर मैं काम करके क्या करूँगी? मुझे छुट्टी नहीं मिलता था। अक्सर मुझे लेट होता था दुकान पे जाने का। दुकान का टाइम रहता था 9 बजे तक पहुंच जाना है, मुझे 10 बज जाते थे। जाती के साथ 10 को कस्टमर के सामने मुझे घड़ी दिखाया जाता था, ये क्या टाइम है आने का? घड़ी देखो मैम 10 बज रहा है। क्या हुआ, क्यों लेट हो गई? बउआ रो रही थी, उसको फीवर लगा हुआ था। तो हम क्या करें, फीवर लगा था तो तुम्हारे वजह से तुमको हम बैठा के पैसा देते हैं, तुम इतना लेट आओगी? छोड़ दो, काम नहीं करना है। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, फिर भी 1-2 साल तक काम किए कैसे सुन के। एनी टाइम दुकान पे रोते थे, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है तो आप जाओ तो जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, वो आपको जाने नहीं देगा। उसको छुड़ा कर जाने में हमको बहुत लेट लगता था। फिर उसके बाद वहाँ पर हम काम छोड़ दिए एकदम झोंक में, बोले कि मुझे नहीं करना है काम। उसके बाद वहाँ से आए, काम तो छोड़ दिए झोंक में। फिर सोच रहे कि अब हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या, अब कैसे होगा, जबकि ज़्यादा मुझे सैलरी नहीं मिलता था, मात्र 3,000 रुपया मिलता था महीना का। महीने का 3,000 रुपये? महीने का 3,000। आप उसमें रूम रेंट चलाएंगे, ये बच्चा चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना घर का, चल पाएगा? 3,000 में क्या होता है? कुछ नहीं। कब की बात है? 2020 के लगभग। एक कस्टमर जो थी रेगुलर की थी, वो जब भी आती थी हमको खोजती थी, तो वो आई तो बोली कि ये तुम्हारा कम लगता है, कहाँ घर है? हम बोले बस यहीं रहते हैं। जब सारी बातें जब उससे होने लगी, मैंने बताया कि मेरे बच्चे भी है, शादी भी हो रखी है। तुम रोती क्यों रहती हो, हमेशा साइड में क्यों रहती हो? हम बोले कि घर नहीं चल पा रहा है, 3,000 रुपया मिलता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कौन ऐसा काम करूँ कुछ भी। वो बोली कि कोई कंपनी में लगवा दूँ। मैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करेंगे? वो बोली कि सुनो ना, तुम मूवी में काम करोगी। जब मूवी का नाम ली ना तो नहीं होता है, फर्स्ट बार कोई सुनता है तो कहते मूवी, लेकिन उसमें भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हम कैसे कर पाएंगे? हम तो पढ़े भी नहीं हैं। तो बोले अरे पागल, कुछ नहीं, वहाँ पर ना बोल के तुमको बताएंगे, बस तुमको बोलना होगा, एक्टिंग करना है, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता है। फिर भी मेरे अंदर इतना घबराहट है कि हम पढ़े लिखे नहीं तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट दिन मुझे ले गया, वही लड़की मुझे इसमें लाई है, उसका नाम आराधना है। उसका नाम हम हमेशा लेते हैं कि जो मुझे इस लाइन में लाई थी, आराधना। हाँ, आराधना। तो वही बोली कि चलो मिलवाते हैं, मेरे एक देवर है, डांस क्लास खोले हुए हैं, वो एल्बम वगैरह करते हैं। तो हम गए ना, तो हमको बोले ना कि आपको ना इस लाइन में ना बहुत टाइम लगेगा, आप में क्या है, लोग क्या देख के लेगा, देहाती जैसा शकल है, हाइट छोटा है, इस सब में पता है हमेशा स्टैंडर्ड लोगों को लेता है। हम, मेरे भी माइंड में वो भी तो वही चल रहा है कि हाँ स्टैंडर्ड लोग आ सकते हैं, हम कहाँ से आ सकते हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो उसी दिन क्या हुआ कि वो मुझे बोले कि आपको लग जाएगा 10-12 साल भी लग सकता है सीखने में। 10-12 साल? हाँ, पेमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। फिर मेरे माइंड में यही थीम चल रहा है कि हम तो दुकान भी छोड़ दिए, सब कुछ गवा दिए, वहाँ यही 3,000 मिलता था, अब तो ये भी नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? हाँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी? आखिर ये छोड़ो, फिर चल रहा है कल की बेटी बड़ी होगी, शादी कैसे करूँगी? बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने लगी। फिर उसके बाद है सो वो एल्बम 2 दिन बाद एल्बम करने वाले थे जिस मॉडल के साथ, वो मॉडल अचानक से गायब हो गई। अच्छा, अचानक से गायब हो गई। अब मुझे बोला कि 10-12 साल लगेगा, हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हम आपको बना देंगे, ऐसा हम आपको बना देंगे कि आप 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी आपका चल सकता है। फिर मेरे माइंड में आया कि चलो कुछ तो होगा जो बोल रहे कि 2 वक्त की रोटी चल सकता है। उस दिन अचानक से उनकी मॉडल गायब हो गई। बहुत प्रयास किया उस मॉडल को लाने का, हीरो आके बैठा, जिस मॉडल के साथ में गाना शूट होने वाला था वो एग्जैक्ट एट द टाइम वो गायब हो गई, मॉडल कैंसिल कर दी। हाँ। तो मतलब वो बहुत देर तक सोच रहे हैं, हीरो भी आके बैठा हुआ है कि सर अब क्या होगा, आज का डेट था, सेटअप फंस जाएगा, सब कुछ है। और मुझे वो सीखने के लिए तौर पर कि अब तो अभी सीखोगी, 10-12 साल लगेगा, आप में कुछ भी नहीं है। वो बार बार सर पीट रहे हैं,
उधर को हीरो को देख रहे हैं, उधर को हमको देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, फिर बार बार उनका नज़र हम पे जा रहा है। हम अपना सीख रहे हैं, हमको जो बता दिए थे ना ऐसे करना है अपना कर रहे हैं शीशा में देख देख के। फिर उसके बाद तो हमको बोल रहे 1 मिनट आइडिया, आप एल्बम कीजिए। हम कहे सर आपने तो बोला था कि 10-12 साल लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, आप हमको पब्लिक के बीच में मार खिलवाइएगा, नहीं होगा हमसे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब हीरो आके पकड़ा वहाँ पे बोले कि हीरो के साथ प्रैक्टिस करवा दे। जब हीरो मेरा फर्स्ट बार हाथ पकड़ के जो चूमने वाला होता है ना, वहाँ से हम फरार। 2 दिन तक डांस क्लास नहीं आए थे, वहाँ पे मेरा हाथ चूम लिए, हम कैसे आए, एकदम वहाँ से 2 दिन तक नहीं आए। अच्छा। फिर बोले कि 2-3 खाली हाथ पकड़ के आपका हाथ चूमा, मतलब तो इतना घबराहट कि मतलब होता नहीं कि आज तक किसी लड़का के पास गए नहीं, कैसे मेरा हाथ चूम लिया, कैसे हमको पकड़ लिया, मतलब 2 दिन तक वहाँ से एकदम फरार है। फिर उसके बाद उनको फ़ोन कर रहे कि आइए आपको काम करना है कि नहीं करना है। तो हम बोले सर हमसे नहीं हो पाएगा। हम बोले ना कि हम नहीं कर पाएंगे, बताइए कमर में हाथ लगा रहा है, बताइए हाथ पकड़ रहा है। तो बोले ये सब यही तो दिखाना है। बोले आप आए किस लिए है। हमने देखिए मम्मी बोली थी ना, बचपन से सिखाई थी कि कोई लड़का पकड़ेगा ना तो बताना जाना मत, तो वही चीज़ है। बोले कि तो आप आई किस लिए है, आखिर काम करने के लिए नहीं आई है। आप उसी लायक है मैडम, कोई बात नहीं, आप घर में बैठिए, चौका बर्तन कीजिए, आप इसी लायक है, दाल रोटी बनाइए खाइए। मतलब वो हमको इतना ज़्यादा बोले ना कि मुझे अंदर से गुस्सा आया। गुस्सा से फिर हम क्लास पहुँचे तो वहाँ पर प्रैक्टिस तो कर लिए। हीरो भी कुछ कपड़े किए मुझे कि हाँ ऐसे करना चाहता है, हम आपको टच नहीं करेंगे जब तक आपका इजाज़त ना हो, हम आपको थोड़ी कुछ कर सकते, कोई आपको थोड़ी कुछ बोल देगा। उनका बात समझ के हम प्रैक्टिस किए, लेकिन फिर भी घबराहट था। जब पब्लिक के बीच में गए फर्स्ट टाइम शूट करने, तो वहाँ पर भी वही सीन चल रहा है, हाथ चूम रहे हैं, हम वहाँ से भाग रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, हम भाग रहे हैं, पूरा पब्लिक मतलब हंस रहा है, किसको उठा के लिया है, लड़की भाग रही है, सभी कोई हंस रहे हैं। फिर उसके बाद से लास्ट टाइम हमको बोल रहे हैं ये हीरोइन बनने वाली लगती है। जो डायरेक्टर थी वो बोल रही है कि ये हीरोइन बनने वाली लगती है, ऐसा ऐसा हीरोइन को नहीं, इसी कारण से चप्पल खाना पड़ता है। वो ये चीज़ बोल रहे हैं, पूरा तमाशा बना के रख दिया, पब्लिक खड़ा है, बेइज्जत करवा रही है। बताइए वो हाथ नहीं पकड़ने दे रही है, क्या करेगी, कल की हीरोइन बन पाएगी, ये घर में जाएगी, पति से 4 चप्पल खाएगी, वही इसके लिए ठीक है, और घर में रहेगी, बच्चा खिलाएगी, ये कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा लोगों के साथ यही होना चाहिए। मुझे ये चीज़ जब अंदर भरा ना, पूरा मन में ठान लिए कि नहीं अब हमको करना है, कुछ भी हो जाए हम करके दिखाएंगे। वो टेक मेरा फाइनल गया, ताली बजा पब्लिक के बीच में। उस समय से हम इस लाइन में। तो शुरुआत में आप एक मूवी की एल्बम के सीन में एज आर्टिस्ट आप थे। वो भी कवर सॉन्ग, ये नहीं कि न्यू गाना मिला था, सुना, कवर सॉन्ग, किसी और कवर सॉन्ग के अंदर आपने कोई और गाने को रिपीट में बनाया था, कवर सॉन्ग उसी को बनाया गया था। उसमें मतलब शुरुआत में इस लाइन में घुसने के बाद में आपको फर्स्ट ऐसे कौन सा आपने मतलब प्रोजेक्ट किया जिसमें आपको पेमेंट मिली, पैसा मिला? इसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा मिला तो कितना मिला? इस प्रोजेक्ट में तो मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया गया था। एग्जैक्ट था कि आपको हम सिखा रहे हैं, आपको हम उस लायक बना देंगे जो आप कमा सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस यही मिला था कि आप मेरे टीम के साथ जुड़ के रहिए। फर्स्ट टाइम हम भी जुड़ रहे थे, लेकिन फिर भी माइंड में चल रहा था कि घर कहाँ से चलाना। मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा वगैरह ये चीज़ नहीं था। वो लोगों ने बोला कि सब कुछ हम लोग मैनेज कर लेंगे, आपको जो चाहिए, बच्चे को ना दूध है ना चाहिए हम देंगे, आपको खाना चाहिए, लेकिन हाँ पेमेंट नहीं देंगे। हम सोचे जब सब चीज़ दे ही रहा है तो हमको काम ही न करना है, कुछ दिन देखते हैं करके। कर रहे थे, और उन्हीं लोग के थ्रू मुझे फर्स्ट गाना मिला था आराध्या श्रीवास्तव के साथ, जिसका खेसारी लाल के साथ सॉन्ग आया था, देवारा से भाव खैबू करके इस टाइप का सॉन्ग जो आया था, उन्हीं के साथ मुझे फर्स्ट सॉन्ग मिला था तिलक का गाना। तो उसमें मुझे 500 रुपया मिला था फर्स्ट टाइम। अच्छा। उसके बाद मुझे जब भी कोई गाना मिलता तो मुझे साइड ही कैरेक्टर मिलता, लेकिन 500 रुपया मिलता, 500। उसके बाद कुछ दिन तक मुझे कोरस में भी खड़ा कराया गया, एग्जैक्ट की कोरस में सीखने के लिए, वहाँ भी हमको 500 रुपया मिल जाता था। सीख रहे उस चीज़ से भी हम पक रहे हैं कि आखिर कब मुझे लीड मिलेगा, कब तक मैं ऐसे कोरस कर, क्योंकि कोरस वाला का ज़्यादा अति नहीं दिया जाता, वैल्यू नहीं होती, मेन लीड आर्टिस्ट की वैल्यू होती है, उसे लोग पहचान मिलती है, तो मुझे नहीं दिया। लेकिन इस चीज़ों से मतलब मुझे लग रहा था ना कि अब हम क्या करें, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, जीने का कोई हक, मतलब इतना गंदा लाइफ किसी का होता है क्या? बचपन से लेके आज तक इतना झेल रहे हैं
नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में हम क्या किए कि जब इंडस्ट्री छोड़ने जा रहे थे, फिर दोबारा हम जा रहे थे वही दुकान में ही काम पकड़ने। फिर एक सर आए, वो हमको देखे तो वहाँ पे कोरस करते हुए वो बोले कहाँ हो निहर का? तो हम बोले कि सर जा रहे हैं, सोच रहे दुकान में काम पकड़ ले। पूरी दुकान में तुम इतना अच्छा पहचान बना के फेस कट है ये जा रही हो तुम दुकान में काम करने? तो हम बोले कि हाँ सर, इंडस्ट्री से मेरा कुछ नहीं होने। बोले 500 रुपया मिलता है, उसमें हम क्या चलाएं, इससे अच्छा तुमको 3000 रुपया मिलता था। बोले पागल हो क्या? जैसे जैसे तुम काम करोगी पहचान मिलेगा, तुम्हारा पेमेंट बढ़ता जाएगा। तो वो बोले कि देखो गाना उना छोड़ो और तुम डायलॉग बोलने का प्रैक्टिस करो। अब पढ़े लिखे है नहीं, मिला स्क्रिप्ट, अब उसको दिन भर हम दूसरे को लेकर भीख मांग रहे, भैया आप पढ़ के बता दो, भैया आप पढ़ के बता दो। सब पीछा छुड़ा रहा है, सब अब करा कैसे रहे। होता है? जैसे अब आप कैसे स्क्रिप्ट पढ़ती हैं? मैं पढ़ लेती हूँ। आप मिला मिला के पढ़ लेती हैं? हाँ, अब एकदम क्लियर वे में पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मैं अखबार पढ़ना सीखी। उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि हिंदी का ककारा पढ़ना सीख लो। हाँ। वो भी मैं पढ़ने का कोशिश की ककारा, क्योंकि ककारा पढ़ना सीख दें तो कुछ कुछ इंग्लिश भी पढ़ने आ ही जाएगा। तो वो चीज़ मैं पढ़ाई बाद में की, तो अब मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन वो जो समय था ना, मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था जब किसी के लग में भटकती थी कि मुझे सिखा दो, स्क्रिप्ट पढ़ना बता दो, डायलॉग बोलना बता दो, इसको कैसे बोलना। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या बोलना है। एकदम जीरो से, अनपढ़ से लोगों की हेल्प ले लेके और वो स्क्रिप्ट को पढ़ना, और उसके बाद वीडियो के लिए प्रैक्टिस करना, डायलॉग बोलने की, और फिर वीडियो में कास्ट होना। इस सब के बीच में जैसे आपको जैसे हम नामी लोगों की बात अगर करें तो रमेश सहनी या बोका वाइन्स या BY क्रिएशंस, इन जैसे बड़े वीडियो क्रिएटर्स के साथ आप कैसे जुड़ी? उनके साथ वीडियो बनाना कैसे आपने शुरू किया? देखिए काम तो मैं बहुत इनसे कर ही रही थी, लेकिन फर्स्ट मूवी में हमको काम मिला था, जो मेरा मूवी आया था दहेज बिना चैन कहानी। उस मूवी में मुझे फर्स्ट बार लाइनअप किया गया था, जो कि संजीव सर थे, धर्मेंद्र सम्राट जी थे, जो लोग पहले से मूवी करते थे। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, तो वही लोगों ने मुझे वहाँ पे काम दिलवाया था। और एक हमारे बादल सर है, जो इस लाइन में हमको लाने वाला, जो हमको यहाँ तक 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक बनाने वाले, मेन वही है बादल जी। तो वही है, तो बादल जी ही लाए थे। वो मूवी मुझे मिला था, तो मुझे उसमें एक सीन मिला था फर्स्ट बार, कजरी पान वाली। हम सोचे थे इसका कैरेक्टर क्या है, करना क्या है, मतलब 100 टेक लगाते थे हम वहाँ बोलने में। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट हो कह देगा रिप्लेस करिए इसको, लास्ट में गुस्सा आ जाते तो बोलते थे क्या आप कर रही है, कीजिए ना आप सही से, कैसे आप बोलिएगा, ऐसे आप नहीं चल पाइएगा, नहीं टिक पाइएगा। फिर हम सोचते थे हमको तो करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे तो करेंगे क्या, मुझे कोई भी कीमत पे ये सीखना है। मैं हमेशा भगवान के लग में रोती थी, मुझे सिखा दो ना, कोई नहीं सिखा रहा है मुझे। एक दुर्गा माँ का मूर्ति घर में रखे हुए, उनके पास हम हमेशा सारी बात उन्हीं से ही करते हैं, रोते हैं उन्हीं से ही, चुप होते हैं वहीं पर ही, लेकिन बोलते हैं मुझे सिखा दो ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी करके वो मूवी में काम हम किए, अच्छा गया।